अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 9 फोटोशॉप कलर थियरी का। अब इस लेसन में हम सिलेक्शन टूल्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ये सिलेक्शन टूल जो है इन्वॉल्व है। उसमें है सबसे पहले इस सेक्शन में जितने भी सिलेक्शन टूल हैं उनमें है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल, और फिर यहाँ पे जो क्विक सिलेक्शन टूल है मैजिक वॉन्ड टूल, लासो टूल, पोलिगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। अब जो मार्की है वो बेसिकली बहुत बड़े टेंट को कहते हैं, या इसको कहें कि आप तंबू को कहते हैं, जो आप बाहर लगा लेते हैं और वहाँ पे पार्टियाँ वगैरह की जाती हैं। और दूसरी तरफ मार्की उसको भी कहते हैं जो कि सिनेमों के ऊपर लगा होता है लाइटिंग, और वो जो नियॉन लाइटिंग होते हैं और उसके दरमियान जो कोई फिल्म होती है या सिनेमा का नाम वहाँ पे लिखा जाता है। जो तो इसलिए ये मार्की बेसिकली वहाँ से लिया गया है, जो कि आपको नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल या एलिप्टिकल मार्की टूल या सिंगल और जो कॉलम है या रो है। जो हमने इन चीज़ों के बारे में बात की जैसे कि ये मार्की टूल, लासो टूल और ये वाले सिलेक्शन टूल, ये सारे के सारे जो हैं ये सिलेक्शन टूल्स हैं। इससे हम जो है वो किसी इमेज या किसी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फोटोशॉप जान है तो फिर सिलेक्शन इसका दिल है। इसका ये मतलब है कि सिलेक्शन की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हम थ्रू आउट कोई भी चीज़ कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं इमेज से या किसी इमेज से ले जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो सब कुछ हम इस सिलेक्शन टूल्स की वजह से करेंगे। तो इसलिए ये सबसे ऊपर टॉप पे पड़ा हुआ है क्योंकि इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। अब जो ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो फिर किसी इमेज पे जो आप एरिया सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो उसके आप रेक्टेंगुलर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ और इसको खींच लेता हूँ या ड्रैग कर देता हूँ आप कहें तो फिर जो एरिया मैं ड्रैगिंग के नीचे आता है वो सारा का सारा यहाँ पे सेलेक्ट होना शुरू हो जाता है। इस वक्त ये रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है, लेकिन अगर इसको मैं शिफ्ट के साथ जबकि मैंने ये माउस का क्लिक होल्ड किया हुआ है और उसके साथ ही फिर मैं शिफ्ट की को भी दबा दूं, तो अब जो एरिया मेरे पास आएगा अंडर द कर्सर वो होगा, जो सिलेक्शन में आएगा वो सारा का सारा स्क्वायर एरिया जो है वो सेलेक्ट होगा। अब अगर इन दोनों को मैं छोड़ देता हूँ या मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो फिर ये वापस जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मेरे पास आ जाता है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो जो चीज़ इस सिलेक्शन के नीचे आती है वो सेलेक्ट हो जाती है। और साथ में अगर आप ऑप्शन बार को भी देख लें तो भी यहाँ पे आपके पास और चीज़ें आ जाती हैं। इस वक्त आपके पास जो है ये चीज़ सेलेक्ट हुई है, इसका ये मतलब है कि ये नया सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अगर इसके साथ आपने एक और सिलेक्शन करनी है और आप चाहते हैं कि इसके साथ ऐड रहे, इन्हें जमा हो जाए इन सिलेक्शन के साथ, तो फिर आप इसको क्लिक करें और फिर नया अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लें तो ये जो मिडिल में ये आपको नज़र आ रहा है इसके साथ प्लस का भी साइन आ गया है। इसका ये मतलब है कि आप और एरिया ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें मैं एक दूसरा एरिया खींच लेता हूँ और उस पर छोड़ देता हूँ तो फिर जो नया एरिया सिलेक्शन का आपने ले लिया वो भी चूज़ हो गया। अब अगर इस वक्त इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ जो कि इंडिकेट करता है कि आप किसी सिलेक्शन से किसी एक हिस्से को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब मैं निकालना चाहते हैं, तो फिर अगर इसको मैं क्लिक कर लूँ तो फिर जब आप इस कर्सर को देख लें तो इसके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा। इसका ये मतलब है कि इससे आप कुछ एरिया आप निकाल सकते हैं। अगर सपोज करके इस एरिया को मैं निकालना चाहता हूँ तो फिर मैं इसके अराउंड जो है एक मार्की बना दूंगा और ऑटोमेटिकली वो एरिया जो है रिड्यूस हो जाएगा। अब ये आखिरी वाला जो है ये है इंटरसेक्शन के लिए। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास दो आपने सिलेक्शन दिए हुए हैं तो फिर वो जो एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं, वो एरिया जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे और फिर अगर आप देखें तो फिर कर्सर जो है वो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में जो है ना चेंज हो गया। इसको मैं एक नया सिलेक्शन ले लेता हूँ और इसको मैं एरिया चूज़ कर लेता हूँ। तो जो एक दूसरे के ओवरलैप था आ रहा था एक दूसरे के साथ, वो एरिया आपने चूज़ कर लिया, जबकि वो बाहर वाला एरिया जो है वो खुद बहुत ख़त्म हो गया। अब ये ऑपरेशन जितने भी मैंने किए, अगर इनको मैं बग़ैर यहाँ पे दबाए हुए क्लिक किए हुए भी मैं कर सकता हूँ और वो मैं कीबोर्ड से इसकी मदद ले सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को एरिया के साथ एक और एरिया ऐड करना है तो फिर मैं शिफ्ट को दबाऊँगा। जब मैं शिफ्ट को दबाता हूँ और ड्रैग ऑन करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ, तो फिर ये जो एरिया आएगा वो ऑटोमेटिकली उसके साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूँ तो फिर मैं आल्ट के की को जो है वो
इस वक्त जो है मैंने होल्ड रखा हुआ है, तो फिर जो कर्सर के साथ जो साइन आया हुआ है वो नेगेटिव का आया हुआ है, और वहाँ पे ऑप्शन आपने देख लिया कि ऑटोमेटिकली ऑप्शन सब्ट्रैक्शन का चूज हुआ हुआ है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ तो फिर वो एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने एरिया ऐड करना है और आप कीबोर्ड को यूज़ करेंगे तो फिर आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे कर्सर को, और अगर आपने एरिया सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर आल्ट के साथ आप एरिया को ड्रैग करेंगे। अब जब ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया और इसको मैं डी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं कीबोर्ड पे दबाऊंगा कंट्रोल डी, तो उसके साथ जो है वो ऑटोमेटिकली वो एरिया चला जाएगा। अब जो इमेज होती है और आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके पास उसके इस किस्म की जो कि एक पिक्सल ने ख़त्म हुआ और दूसरा पिक्सल जो है नीचे शुरू हुआ हुआ है, फिर उसके कोने नज़र आ रहे हैं आपको। इस किस्म की शेप को आप कहेंगे कि ये जैगेड शेप है, और जब आप उसको सॉफ्ट कर लेंगे, अगर इस किस्म के करना चाहते हैं, तो फिर उसके अराउंड एजेस जो होंगे या बाउंड्री जो होगी वो सॉफ्ट होगी। अब जब कोई मैं सिलेक्शन करूँगा तो फिर उसके जो अराउंड चीज़ें आएंगी, जो कि कॉर्नर आएंगे उसके या उसकी बाउंड्री होगी, तो फिर वो हो सकता है कि जैगेड हो। तो उसको जैगेडनेस को जो है हटाने के लिए आप फेदर का इस्तेमाल करेंगे। फेदर का ये है कि आपके कॉर्नर्स जो है वो सॉफ्ट, जो जैगेड शेप आपके पास आ गई है उसके एजेस या उसके कॉर्नर्स और उसके अराउंड एरिया को सॉफ्ट करने के लिए आप जो है ब्लर यूज़ करेंगे। अब ब्लर जो है बेसिकली एक ट्रांजिशन बना देते हैं बाउंड्री के, और जो सेलेक्ट आपने शेप किया हुआ है उसके अराउंड वो एक ब्लर बना देता है, और इस तरह आपके पास एक शेप आ जाता है जो कि ब्लर होती है। अगर आप देख रहे हैं तो इसके एजेस जो है वो ब्लर हुए हैं और इस तरह ये सॉफ्ट हुआ है। तो फेदरिंग बेसिकली इस किस्म के एल्गोरिथम से इसको जो है वो सॉफ्टनेस दे देता है, लेकिन ब्लर से जो है बेसिकली वो इमेज में थोड़ा से जो है वो आपके डिटेल लॉस हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिटेल्स आपके पास इस अराउंड द एजेस जो है या इसके बाउंड्री पे जो है आपके पास डिटेल आपको नज़र अब नहीं आ रहे, क्योंकि वो ब्लर हो चुके हैं। अब जो फेदरिंग है वो आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्की टूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लासो टूल्स के लिए, पॉलीगोनल लासो टूल्स के लिए, मैग्नेटिक लासो टूल्स के लिए, इन सब के लिए आप जो है वो फेदरिंग यूज़ कर सकते हैं। अब ऑप्शन बार में जो आपको स्टाइल नज़र आते हैं इसके 3 स्टेट्स हैं। एक है नॉर्मल, दूसरा है आपके पास फिक्स्ड रेशियो, और तीसरा जो है फिक्स्ड साइज। अब नॉर्मल में आप किसी भी एक फ्री फॉर्म में आप एक शेप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एरिया अंडर द कर्सर जो है उसको चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको इस फिक्स्ड रेशियो पे रखूँ तो फिर यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर इस सिलेक्शन को जो है मैं कंट्रोल डी करता हूँ, डी सेलेक्ट करता हूँ, और अब फिक्स रेशो के साथ मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ, तो फिर मेरे पास जो रेक्टेंगल आएगा उसकी विड्थ 4 होगी और हाइट जो है वो 3 होगी। मैं इसको यहाँ पे खींच देता हूँ, तो हर वक्त जो है मेरे पास 4 टाइम्स 3 जो है वो सिलेक्शन आएगी। अब जो ये विड्थ 4 और 3 मैंने रखा हुआ है इसको आप कहेंगे एस्पेक्ट रेशियो, इसको आप कहेंगे एस्पेक्ट रेशियो। अब ये बेहतर रहता है अगर आप किसी स्क्रीन के लिए, मॉनिटर के लिए जो है कोई सिलेक्शन करेंगे और आप उसकी एस्पेक्ट रेशियो जो है 4/3 रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरे के पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, नो मैटर कि उस स्क्रीन का कोई भी रेजोल्यूशन हो। तो इसलिए ये 4/3 जो है रिकमेंडेड है कि आप अगर एस्पेक्ट रेशियो रखना चाहते हैं, आपने देखोगा 4:3 बना होता है, तो वो इस हिसाब से वो उसके एस्पेक्ट रेशियो जो है वो उस स्क्रीन का है कि उसकी कोई भी रेजोल्यूशन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एस्पेक्ट रेशो इस तरह काम करेगा, अगर हमने पिछले लेक्चर में जाए जिसमें हमने शुरू किया हुआ था और हमने बताया था कि रेजोल्यूशन कैसे डिफाइंड होती है, तो जो पहला फिगर है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो दूसरा फिगर है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब एक्चुअली एक रेशो बना रहे हैं उन दोनों विड्थ और हाइट के दरमियान कि फिर वो प्रॉपरली पूरे के पूरे स्क्रीन पे आ जाए। अब अगर इस इमेज को मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी के साथ, तो फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि कोई भी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है वहीं से उसका सेंटर बने, तो फिर कीबोर्ड के साथ मैं आल्ट को दबाऊंगा, आल्ट, और फिर आप जो है माउस को ड्रैग करेंगे तो आपकी सिलेक्शन का जो मिडल होगा वो बेसिकली उस कर्सर के मिडल से शुरू होगा,
ये आपका कर्सर का मिडल है, यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे और आर्ट को दबाता हूँ तो फिर वहीं से आपका जो है वो सेंटर शुरू होता है। इस शेप को आप डीसेलेक्ट कर लें, मैं कंट्रोल डी के साथ उसको डीसेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं अब जाता हूँ इलेक्ट्रिकल मार्की टूल में, तो इलेक्ट्रिकल मार्की टूल बेसिकली गोल चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि आप अगर सिलेक्शन कर सकते हैं। जो रेक्टेंगुलर था, अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया वो रेक्टेंगुलर था, फिर उसको आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं इस फ्लावर को अब सेलेक्ट करता हूँ तो फिर उसके लिए मैं अगर मिडल से चाहता हूँ तो फिर मैं आर्ट को दबाऊंगा, और जब मैंने क्लिक किया और आर्ट को दबा दिया तो वो बिल्कुल मिडल से शुरू हो गया एलिप्स आपका। तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ को, अगर आपके पास एक राउंड शेप है तो फिर उसको सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप एलिप्टिकल मार्की टूल को यूज़ करेंगे। अगर इसके साथ ही फिर मैं इसको आर्ट को छोड़ देता हूँ और शिफ्ट को मैं दबा देता हूँ, फिर मेरे पास जो है वो जो शेप बनेगी सिलेक्शन की वो होगा प्रॉपरली सर्कल। तो सर्कल के अगर आपने ड्रॉ करना है तो फिर आप इसको जो है ना शिफ्ट दबाएंगे। लेकिन अगर आपने सेंटर के साथ करना है उसके साथ कि वो सेंटर से ही शुरू हो जाए तो फिर आर्ट के साथ, अगर आर्ट शिफ्ट में दबा दूं तो फिर सेंटर से शुरू होके जो है एग्जैक्टली वो चीज़ सर्कल के फॉर्म में बाहर जाएगी। इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो वो प्रॉपरली जो है एक सर्कल के शेप में यहाँ पे सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। इन सबको अगर मैं छोड़ देता हूँ, कर्सर को मैंने छोड़ दिया और साथ में इन दोनों कीज़ को भी मैंने छोड़ दिया। तो सबसे पहले अगर आपने सिलेक्शन छोड़नी है तो फिर आप कर्सर को पहले छोड़ेंगे। अगर आप एग्जैक्टली चाहते हैं कि सेंटर और जो सर्कल आपका रहे तो फिर शिफ्ट और आर्ट को बाद में आप छोड़ेंगे। अब ऑप्शन बार पे आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि फेदर के साथ इन सबको छोड़ के फेदर के साथ जो एक नई चीज़ आ गई है वो है एंटी एलियस। अगर मैं इस सिलेक्शन को काट लेता हूं और एक नए लेयर पे रख देता हूं, और नए लेयर पे रखने के लिए अगर आपने एग्जैक्टली यही सिलेक्शन सब रखनी है तो फिर आप जो है दबाएंगे कीबोर्ड पे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जब आप दबाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन जो है जो कुछ आपने किया वो एक नए लेयर पे चला जाएगा। मगर इस लेयर को जो बैकग्राउंड लेयर है और इसको मैं हाइड कर देता हूँ और उस लेयर में जाके मैं उस पर क्लिक करके इसको जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस के साथ, और मैं आ जाता हूँ और उसके बिल्कुल कोनों पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने सिलेक्शन काटी हुई है। तो फिर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बेसिकली एक जैगेट शेप उसने बनाया हुआ है। अब इस जैगेट शेप को सॉफ्ट करने के लिए आप जो है एंटी एलियस यूज़ करेंगे। इसको सॉफ्ट करने के लिए आप एंटी एलियस यूज़ करेंगे और उसके साथ फेदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब फेदर का पहले मैंने बता दिया, एंटी एलियस का ये है जो एजेस आए हुए हैं, जो जैगेड एरिया आया हुआ है, वो अगर आप एंटी एलियस यूज़ करेंगे तो फिर उसका ये होगा कि ये जितने भी पिक्सल होंगे उसमें कलर की ट्रांजिशन होगी। तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती, सिर्फ कलर की जो अराउंड जैगेड एरिया है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन, वो कलर की ट्रांजिशन होती है और वो बैकग्राउंड के साथ उसकी ट्रांजिशन मिल जाती है। क्योंकि वहाँ पे मैंने पिक्चर में एंटी एलियस जो है वो चूज़ किया हुआ था, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो जो जैगेड एरिया है उसकी जो पिक्सल हैं वो बैकग्राउंड में जो है ना उसकी ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता होगी। अगर इसको फिर मैं और भी जो है डेप्थ में जाऊँ और उसको मैं कर दूँ जूम, तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलर्स जो हैं वो थोड़े से जो एरिया पे है उसकी जो है कलर आहिस्ता आहिस्ता लूज हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें ग्रेडियंट सा बन रहा है। अब आप वापस जो है वो बैकग्राउंड के लेयर को जो है अनहाइड कर लें और इसको पकड़ के आप जो है ना बिन में डाल दें कि ये जो है डिलीट हो जाए। अब वापस मैं फिर जूम लेवल पे आता हूँ 100 पे, और वो 100 के जूम लेवल पे आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की, यहाँ पे स्ट्रेट अवे आप लिख लें 100% और एंटर कर लें तो आपके पास 100 की जूम लेवल आ जाएगी। या आप फर्दर ऑन, चूँकि मेरा स्क्रीन आपके पास वो पूरा का पूरा आया हुआ है, तो फिर इसको मैं और भी जो है वो जूम आउट कर सकता हूँ 50% या 66.6%। अब इसी सेक्शन में और जो मार्की टूल हैं आपके पास रहते हैं सिंगल रो। अगर आपने सिंगल एक लाइन जो है रो में उसके पिक्सल सेलेक्ट करना है तो फिर सिंपली आप क्लिक करेंगे और वो रो जो है सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, जैसे आप इसके ऊपर ले आएंगे तो ये चीज़ जो है एरो में चेंज हो जाएगी, तो इस वक्त आप इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसको फिर आप मूव कर सकते हैं, जब वो कर्सर चेंज हो जाएगा। अब सिलेक्शन टूल के दूसरे सेक्शन में ये लासो टूल्स, पॉलीगॉनल लासो टूल्स और मैग्नेटिक लासो टूल्स आते हैं। अब जो ये लासो टूल है, अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाता है तो लासो बेसिकली रस्सी के एक हिस्से को कहते हैं।
जो रस्सी का ये वाला हिस्सा आता है जहाँ पे ये घेरा बांधी जाती है और फिर उसमें जो ना रस्सी गुजारी जाती है, तो ये वाला हिस्सा आपको लासो कहलाता है। अगर आपने ये टूल जो है मास्टर कर लिया, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये इस पे कमांड हासिल कर लिया, आप बेहतर सिलेक्शन कर सकेंगे। लासो टूल पे काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जूम इन और जूम आउट बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर मैं इसको जो है ना डी सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले इसको कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इस फ्लावर पे जूम करता हूँ और कहीं से मैं स्टार्ट। जब आप इस लासो टूल को सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये आपको प्री फॉर्म जो है सिलेक्शन देता है। इसका ये मतलब है कि आप जो है बेसिकली पेन के हिसाब से जो है जिस तरह आप पेन पे लिखते होते हैं वो आप कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और होल्ड करके जो है सिलेक्शन फिर चूज़ करेंगे जिस तरह पेन पे लिखाई होती है। और मैं इस वक्त इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सिलेक्शन जो है वो एक्चुअली ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगी क्योंकि इस टूल को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारा वक्त चाहिए और इस पर आप बहुत सारा वक्त जो है जब आप लगाएंगे तो फिर आपकी मास्टरिंग आ जाएगी। जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ से सपोज यहाँ पे, और फिर आखिर में एंड पे जब मैं आता हूँ तो फिर यहाँ पे जब मैं छोड़ देता हूँ तो वो सिलेक्शन पूरी की पूरी मार्क की से ले जाती है। अगर इस सिलेक्शन को मैं डी सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी के साथ और लासो के टूल से एक और चीज़ मैं लेता हूँ जो कि है पोलिगनल लासो टूल, जो कि बहुत ही उम्दा काम और प्रिसिशन आपको दे देता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा जूम इन करता हूँ यहाँ पे जाके और क्लिक करता हूँ। जब एक दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ तो वो होल्ड हो जाता है वहाँ पे, ये यहाँ पे स्टिक हो जाता है और फिर जो है आप दूसरा क्लिक करेंगे इसके साथ, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सी कंट्रोल आपको दे देता है। जो फ्री फॉर्म लासो टूल था उसमें आपके पास इतना कंट्रोल नहीं था। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बने तो फिर उसी से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रिसिशन नहीं है तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट आपका पोलिगनल लासो टूल होना चाहिए। अगर इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं फर्दर ऑन जूम भी कर सकता हूँ। मैं इसको कंट्रोल इसके साथ जूम करता हूँ और फिर वहाँ उसके अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मैं पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर चूंकि मेरे पास स्क्रीन यहाँ पे छोटा पड़ गया तो फिर अगर मैं स्पेस बार को दबाऊँ तो वहाँ पे आपके पास मूवमेंट के लिए हाथ आ जाता है और मैंने इस पे जो है ये स्पेस बार दबा दिया और इसके साथ फिर मैं कर्सर के लेफ़्ट कर्सर के उसको माउस को दबा देता हूँ और उसको मैं मूव कराता हूँ, होल्ड करके इसको मैं राइट की तरफ जो है मूव करा देता हूँ और फिर मैं स्पेस बार को छोड़ देता हूँ और फिर मैं अपनी सिलेक्शन शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह आप काम करेंगे कि आप साथ साथ में हाथ भी यूज़ करेंगे इसके और जो स्पेस बार है उसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो आपको मूवमेंट देगा। अगर मैं अब नीचे आना चाहता हूँ तो फिर मैं स्पेस बार को फिर दबाता हूँ और उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ कि मेरे पास जो है ना ज़्यादा सा स्पेस काम करने के लिए जाए। जब मैं इस सब को सेलेक्ट करता हूँ तो और जब यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ तो फिर मैं इसमें यहाँ पे दायरा सा आपको नज़र आया लासो टूल के साथ। इसका ये मतलब है कि ये सिलेक्शन आप क्लोज करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन आपकी क्लोज हो जाएगी। फिर इसको मैं जूम आउट करता हूँ कि वो पूरी की पूरी सिलेक्शन मुझे नज़र आए। तो ये फ्लावर जो है रफली मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। दो कि ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि अभी हम प्रिसिशन में नहीं गए, सिर्फ आपको सिलेक्शन मेथड बता रहा हूँ मैं। अब अगर इसी सिलेक्शन को मैंने नए लेयर पे रखना है जिसके मैंने पहले बता दिया, तो फिर आप कंट्रोल जे के साथ एक नया लेयर क्रिएट कर सकते हैं। इसको जब आप अनहाइड करेंगे और उसको ले आएंगे तो इसको फिर आप जूम इन कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये सिलेक्शन सही नहीं है फ़िलहाल तो इसलिए आपको इस किस्म के ब्लैक डॉट्स और सब कुछ नज़र आ रहे हैं। इसको फिर मैं अनहाइड करता हूँ इस लेयर को और वापस डस्टबिन में फेंक देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इस वक्त ये नहीं चाहिए। इसको मैं जूम आउट करता हूँ और मैं देख लेता हूँ। सपोज़ कि आपके पास आपने लासो टूल में जो है ये पोलिगनल लासो टूल चूज़ कर लिया है और उसमें आपने क्लिक करके एक सिलेक्शन ले ली और यहाँ पे एक और चीज़ ले ली और यहाँ पे अब आपसे गलती होगी और आप यहाँ पे फंस गए, तो फिर इस गलती को हटाने के लिए बैक स्पेस जो है आप दबाएं तो ऑटोमेटिकली वो नोट जो आपने होल्ड किया हुआ था वहाँ पे फास्ट हुआ था तो वो जो है वो हट जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं और इस जगह से मैं ये चीज़ हटा देना चाहता हूँ जो कि एंकर पॉइंट बन गया है। तो इसको मैं बैक स्पेस दबाऊंगा कीबोर्ड, ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो हट जाए। इस चीज़ को सबको हटाने के लिए आप सिर्फ एक पाएंगे तो वो सारा का सारा हट जाएगा। अब इसी सिलेक्शन में आपके पास जो फाइनल टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। अब मैग्नेटिक लासो टूल बेसिकली आप जैसे इसको मैं जूम इन करता हूँ
अब कहीं पे क्लिक करा के जब एक दफ़ा मैं छोड़ देता हूँ उसको, तो अब जैसे ही मैं जाऊँगा, मैं कर्सर किसी कीबोर्ड या किसी चीज़ को जो है वो मैं हाथ नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ मूव कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली वो एंकर पॉइंट्स बना देता है। जैसे जैसे आप जाएंगे इसकी सिलेक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपने नेक्स्ट उस स्तर पे जाना तो फिर हाथ में चेंज करके स्पेस बार दबा के कीबोर्ड पे फिर छोड़ दें और जो है ना इस तरह आप आहिस्ता जाएं। ये जो एंकर पॉइंट है आपके, वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं फ्रीक्वेंसी से। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ्रीक्वेंसी जो बनी हुई है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी 57, तो ये बेसिकली आपके एंकर पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं वापस आता हूँ अपने इस इमेज पे, तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे एंकर पॉइंट बन रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होता है। अगर इसके एस्केप करता हूँ मैं और वहाँ जाता हूँ फ्रीक्वेंसी को चेंज करने, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी अगर सपोज करके मैं 100 कर देता हूँ और उसको एंटर करता हूँ, अब जो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास ज़्यादा के ज़्यादा जो है वो एंकर पॉइंट्स बन रहे हैं। तो इसका ये है कि अगर आप ज़्यादा प्रिसिशन चाहते हैं, तो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा जैगड है, इस तरह इसकी जो फ्लावर है, तो फिर इसमें आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंकर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सबको जो है मैं एस्केप के साथ देता हूँ कि सब कुछ हट जाए। इस मैग्नेटिक लासो टूल की फ्रीक्वेंसी फिर मैं अपने उस पर डिफ़ॉल्ट पे ले आता हूँ जो अराउंड 57 होती है, उसको मैं एंटर करता हूँ और उसके साथ जो आप दूसरी वैल्यू देख रहे हैं वो है कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट को वैल्यू आप दे सकते हैं 0 से 100% तक। अब ये जब आप ये वैल्यू चूज़ करेंगे तो बेसिकली इस टूल को बता रहे हैं कि अगर आपने ये एज देखना है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एज के और जो उसके रिगार्डिंग वो दूसरा कलर है या कुछ है, उसमें जो है कंट्रास्ट कितना होना चाहिए। मैं उसको कह रहा हूँ कि 10% कंट्रास्ट है तो फिर वो एज होगा वहाँ पे। अगर इसको मैं कह देता हूँ कि 100% कंट्रास्ट है तो फिर वो एज 100% कंट्रास्ट के हिसाब से वो उसको फाइंड करेगा। कंट्रास्ट बेसिकली लाइट और डार्क वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होती है। तो ये वैल्यू जो आप सेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उसको बता रहे हैं कि कितनी वैल्यू आप शिफ्ट कर रहे हैं ब्राइटनेस की। तो 10% ब्राइटनेस की वैल्यू मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर उतनी ब्राइटनेस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और वो उस हिसाब से जो है वो सिलेक्शन शुरू कर देगा। इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ और उसको मैं जो है कर देता हूँ 50%। तो फिर इसको एंटर करके फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली इस एच को फाइंड करने के लिए 50% शिफ्ट उसको चाहिए और उसमें उसको 10% शिफ्ट चाहिए था। अब इस सब सिलेक्शन टूल के आखिर में हम इस पे आएंगे जो कि आपके पास है क्विक सिलेक्शन टूल। अगर आपने एक एरिया क्विकली जो है वो सेलेक्ट करना है, तो फिर उस हिसाब से आप सिंपली पेंट ब्रश के हिसाब से इसमें जो है ना वो ब्रश करते जाएं और जो एरिया आपको आएगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो चूज़ होता जाएगा। तो ये इस हिसाब से ये क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो इजी रहता है, लेकिन फिर ये सिंपल शेप्स के लिए है कि अगर आप जल्दी में कोई चीज़ सिंपल शेप करना चाहते हैं तो भाई इस ब्रश के साइज़ को बढ़ाने के लिए आप कीबोर्ड पे जो है वो ब्रैकेट्स को दबाएंगे, जहाँ पे राइट ब्रैकेट्स हैं तो फिर से उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा, जो लेफ़्ट ब्रैकेट है उससे उसका साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है। इसके साथ फिर इस सिलेक्शन को मैं डी सेलेक्ट करता हूँ और उसके लिए मैं कंट्रोल डी को दबाता हूँ और आता हूँ मैं फिर सेकंड सिलेक्शन टूल पे। अब मैजिक वॉन्ड टूल में आप ब्रश की तरह जो है सिलेक्शन नहीं करते, बल्कि सिंपली एक जगह पे क्लिक करते हैं और वो सारे के सारे कलर जो है वहाँ से सेलेक्ट कर लेता है। ये एक्चुअली सिलेक्शन करता है बेस्ड ऑन द ब्राइटनेस रेंज की कितना है। अब इस ब्राइटनेस रेंज में मैंने ये सारे ब्राइट कलर चूज़ कर लिए। अगर इस एरिया में करता हूँ तो फिर इतनी ब्राइटनेस के एरिया अराउंड मैंने जहाँ पे क्लिक किया था उसके अराउंड जितने वो वैल्यूज़ आएंगे वो फिर जो है उसको सेलेक्ट करने के। अगर इसको मैं करता हूँ तो फिर वो सारे सिलेक्शन जो इस ब्राइटनेस के अराउंड जितने भी रेंजेस हैं उसमें वो सेलेक्ट करते हैं। अब जब आप मैजिक वॉन्ड टूल को जो है सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसके साथ जो है ऑप्शन बार में आपके पास और ऑप्शन आते हैं। उसमें जो नए ऑप्शन आपके पास आ गए हैं वो है टॉलरेंस और कंटिग्यूअस। अब जो टॉलरेंस है वो आप उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं 0 to 255 कोई वैल्यू। जितनी आप ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो फिर उस हिसाब से ज़्यादा के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेगा। इसका ये मतलब है कि आप उसको ब्रॉड रेंज दे रहे हैं कि कितना जो है वो रेंज में वो आप कलर ब्राइटनेस के हिसाब से चूज़ कर लें। साथ में जो नेक्स्ट है वो है कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस का ये मतलब है कि 2 पिक्सल अगर साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो फिर उस पिक्सल को आप चूज़ कर लें।
अब साथ में इस सिलेक्शन सेक्शन में जो है आपके पास ये क्रॉप टूल आ रहा है और साथ में ये आई ड्रॉपर टूल आ रहा है। इसको स्पेसिफिकली एक और लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं कि आप करें। ये सिंपल सिलेक्शंस के लिए थे आपके पास जो थे, ये अब मोर सीरियस सिलेक्शंस के लिए जो है और उसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थे सारे के सारे सिलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेसन पे इंशाल्लाह इन टूल्स के साथ मिलेंगे।